वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग जो है वो जेनेटिक्स का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि रिलेटेड है जेनेटिक्स से और उसके अंदर क्या किया जा सकता है। तो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होती हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस तरह की कंडीशन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने वाले आपके फैक्टर्स हो गए, डाइट हो गए, स्मोकिंग हो गई, स्टेटस, एक्सरसाइज लेवल। और जो जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपकी जेनेटिक्स हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसकी वजह से डेवलप हो जाते हैं। जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऑब्वियसली कोई भी एक कैरेक्टर थ्रू द जीन्स पास करती है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर, वो क्या कहलाई? आपकी जेनेटिक्स। अगर वो आपकी जो है वो अगर एक जनरेशन की किसी एक जीन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है या कोई डिजीज़ है और वो पास कर देती है अपनी सेकंड जनरेशन के अंदर और सेकंड थर्ड के अंदर, तो दिस इज़ नोन एज द हेरिडिटरी डिजीज़। तो अब तक जो जो डिजीज़ देखी गई है हेरिडिटरी डिजीज़, वो कौन कौन सी कहलाई है? जैसे आपने सुना होगा शुगर जो है ना कि पेरेंट्स को तो बच्चों को हो जाती है, ठीक है। थैलेसीमिया के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत सारी और डिजीज़ भी है। आपने कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में सुना होगा, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। ह्यूमन जेनेटिक्स जो है वो कंसर्न होती है विद द इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द ह्यूमन हेल्थ से, डील्स विद द हेरिडिटरी डिसऑर्डर टू प्रोवाइड की फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कहते हैं कि 1000 में से 1000 अगर बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उसमें से हर 7 बच्चा जो है ना, 7वां, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? जेनेटिक डिजीज़ लेके वो पैदा हो रहा है। आउट ऑफ 7 अगर 7 मतलब 1000 का रेशो है, 1000 बर्थ हुई है, 1000 में से 7 जो है वो डिजीज़ के साथ पैदा होंगे। अब वो जो 7 जो डिजीज़ के साथ बॉर्न हो रहे हैं, किसी में सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होंगे, किसी में ऑटोसोमल होगा, कहीं म्यूटेशन हुई हुई होगी, कहीं बैलेंस क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होगी, रीअरेंजमेंट। आपने क्रोमोसोम्स को आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखी होगी कि किस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड मूव करते हैं ना, ये सारे के सारे जो उनके होते हैं। और म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन ये होती है एबनॉर्मली जो है ना वो जीन जब रेप्लिकेट हो रहा है, तो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहा है तो प्रॉपर्ली जो है ना वो इक्वली दोनों पोल्स पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, दिस इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन। जेनेटिक डिसऑर्डर से ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हो जाते हैं, ये सारे के सारे इस तरह की कंडीशन हैं जो कि डिजीज़ से रिलेटेड होती है। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि इससे रिलेटेड होती है? आपका कैंसर हो गया, ये लेटेस्ट रिसर्च कहती है जो कैंसर है वो है तो जेनेटिकली, इट इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक्स, मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन बट आज जो साइंस है वो कहती है कि कैंसर कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। वाई? बिकॉज एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, कोई भी एबनॉर्मल सेल जो है वो पास हो सकता है, ठीक है। और दूसरा म्यूटेशन होती है ऐसे पेशेंट में, ऑटो इम्यून जो है ना उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल ही वीकेंड हो जाता है, तो वो जो है ना जीन पास कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर। डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट, अल्जीमियर्स डिजीज़ हो गया आपका। कहते हैं कौन लोग जो है वो रिस्क पर होते हैं जेनेटिक डिजीज़ के? वो लोग जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कोई ना कोई डिजीज़ हो। जेनेटिक्स कैन हैव इन्फ्लुएंस द पर्सन रिस्क टू सर्टेन कंडीशन और डिजीज़, ये हम सबको पता है। इफ़ योर पेरेंट्स हैव हाई कोलेस्ट्रॉल तो आप भी किसके ऊपर होंगे? यू हैव अ टोटल रिस्क फॉर डेवलपिंग अ हाई कोलेस्ट्रॉल। इफ़ योर पेरेंट्स हैव अ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव, तो फिर क्या हो सकता है कि आप लोगों के पास भी पूरा पूरा चांस है, अल्लाह ना करे कि आप लोग भी इस कंडीशन के साथ सर्वाइवल बने। Example of disease: genetic predisposition of Alzheimer's disease before the age of 65. जेनेटिक जो डिजीज़ है जो कि 65 से पहले होती है वो कौन सी होती है? अल्जीमियर डिजीज़। माइग्रेन जो है वो जेनेटिक डिजीज़। लेटेस्ट स्टडी कहती है कि जब आपको माइग्रेन हो गया, ये कैंसर हो गया, लेटेस्ट स्टडी की बात करा रही हूँ। अब तक हमें क्या पता था? हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या आपका आपका शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, सारी आपकी जो है वो क्या है? जेनेटिकल डिजीज़ है जो कि आप पास करते हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन अब जो डिस्कवर्ड हो गए वो आपके कैंसर्स आ गए, आपके हेडेक्स आ गए। हाउ विल यू कंट्रोल जेनेटिक डिसऑर्डर्स? ऑब्वियसली थ्रू द प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग।
आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सिंपल सी बात मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक फैमिली है, उसके अंदर डायबिटीज़ चल रही है, ठीक है ना, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब उनके बच्चे हैं 3-4। आपने क्या किया, उन बच्चों को आपने थोड़ा सा गाइड करना शुरू किया। गाइड करना किस तरीके से कि आप लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, आप लोग शुगर इतनी टेक नहीं करें, आप लोगों का सेडेंटरी लाइफ ना हो, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ ना जाओ। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिवेंशन। अब दूसरी चीज़ें, जब आपको पता है 10 में से एक घर ऐसा है जिसकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है क्या डेवलप होने की, डायबिटीज़, तो आपने स्क्रीनिंग की, ठीक है। वो बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए तो आपने देखा टाइप 1 तो डेवलप नहीं होगी, ठीक है, टाइप 1 नहीं है तो टाइप 1.5 जैसे नॉन इंसुलिन ज़्यादा, वो तो नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर वो 30s-40s तक वो एडल्टहुड तक पहुंच गए तो आपने चेक किया, स्क्रीनिंग की कि अब तो शुगर डेवलप नहीं होगी, ठीक है, इफ़ इट विल बी डेवलप्ड, ठीक है, हो जाती है। वाई? बिकॉज उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। तो अब आपने काउंसलिंग करनी है कि अब आपको ये डिज़ीज़ हो गई है, अब आप किस तरीके से इससे बच सकते हो, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने मेडिसिन कौन सी लेनी है, आपने डाइट का किस तरीके से ख्याल रखना है, आपने लाइफस्टाइल अपनी किस तरह से मॉडिफाई करनी है, आपने और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दिस इज़ अबाउट द काउंसलिंग। तो कौन सी 3 वेज़ हैं, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग। प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन कब होती है, सेकेंडरी कब होती है, टर्शियरी कब होती है। प्राइमरी कब होती है, जब कोई भी बेबी जो है वो बॉर्न होता है। सेकेंडरी कब होती है, टू प्रिवेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन अफेक्टेड इंडिविजुअल बाय एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। फिर सेकेंडरी हो जाती है एंड देन इन दी एंड टर्शियरी हो जाती है। लास्ट प्रिवेंशन आप किस तरीके से कर सकते हो, रिहैबिलिटेट करके, किसको, अफेक्टेड इंडिविजुअल को। और सेकेंडरी में क्या हो रहा होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आप दवाइयाँ वगैरह देना शुरू कर देते हो, आप चीज़ें देना शुरू कर देते हो। प्राइमरी का पीरियड जब तक है जब तक आपको कोई ना कोई डिजीज़ डेवलप नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल आपका जो एरा आएगा उसमें क्या है, जिसमें आप मेडिसिन भी ले रहे हो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इफेक्टेड इंडिविजुअल बाय एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, वो सारी चीज़ें ट्राई करें। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। फिर आखिर में क्या चली जाती है, टर्शियरी, जिसमें एजुकेट केयर आ जाती है और रिहेबिलिटेशन आ जाती है इफेक्टेड इंडिविजुअल की। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे पूरे चांसेस होते हैं कि रेडिएशन जो है वो फीटस के अंदर पास हो जाए। इसीलिए जो है जब कोई MRI एक्सरे करा के बंदा आता है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं बैठने देते, बिकॉज 24 घंटे तक जो है वो रेडिएशन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। इसीलिए वो कमरा जहाँ पे एक्सरेज वगैरह हो रहा होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू सिट हेयर। ये सारी की सारी चीज़ें। अर्ली डायग्नोज आप किस तरह से कर सकते हो, प्रेगनेंसी के अंदर 20th वीक के अंदर एक टेस्ट होता है जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ को देख रहे होते हैं। अब तो बहुत सारा जेनेटिक, अगर किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, लाइक थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो वो लोग क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल ले लेते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है और उसको डिटेक्ट करते हैं। अब्रॉड के मैं आपको बात बता रही हूँ कि कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, तो वो सारी की सारी अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक हो जाती है। एम्नियोसेंटेसिस वो प्रोसीजर होता है जिसमें जो है नीडल के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग होती है, प्री क्लिनिकल केस रिकग्निशन होती है, सारी की सारी आपकी होती है। स्क्रीनिंग अप्लाइड एट प्रीनेटल, न्यूनेटल एंड जनरल पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद जनरल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो रही होती है, क्योंकि हर किसी के अलग अलग डिजीज़ होते हैं। प्रीनेटल एंड न्यूनेटल स्क्रीनिंग आइडियल अप्रोच फॉर अर्ली डायग्नोसिस। वेस्ट में अब इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि प्री नेटल न्यूनेटल स्क्रीनिंग वो लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को जेनेटिक डिजीज़ है, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ अल्जीमर्स की, हीमोफीलिया की, थैलेसीमिया की, तो वो क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं और उसको डिटेक्ट कर देते हैं और फिर अर्ली जो है ना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह के जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें पता लग गया है कि इस बेबी को जो है आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, तो वो इस तरह के एजेंट्स जो इसके अंदर इंड्यूस करवा देते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो फीटल लाइफ के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये आजकल न्यू लेटेस्ट रिसर्च है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है जिसमें डिफेक्ट देख रहे होते हैं स्पैनल बाय। प्रीनेटल स्क्रीनिंग हो गई है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एमनियोटिक
फ्लूइड लिया जाता है जिसको आप कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस 14 और 12 वीक के ऊपर, और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। क्रॉनिक वेलर सैम्पलिंग टेक्निक होती है बायोकेमिकली, जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। न्यूनेटल स्क्रीनिंग क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है, हेल्प इन डिटेक्टिंग हेरिडिटरी डिसऑर्डर। फेनाइलकीटोनुरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, डिजून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, ठीक है। तो ये उस चीज़ से जो है ना डिटेक्ट हो जाती है जब आप न्यूनेटल स्क्रीनिंग कर रहे होते हो। व्हाट इज़ पॉपुलेशन स्क्रीनिंग? पॉपुलेशन स्क्रीनिंग क्या होती है? टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल दैट रिस्क और डेवलपिंग हेरिडिटरी डिसऑर्डर। आपने आइडेंटिफाई करना है कि किन लोगों को जो है वो रिस्क है जिसकी वजह से वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। वेस्ट के अंदर इस तरीके से होता है, वहाँ पे जो है वीकली या मंथली जो हर बंदे के जो है ना वो चेकअप्स हो रहे होते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे एक पूरा डेटाबेस होता है। अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो वहाँ रिपोर्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी टीम उनके बच्चों की केयर करेगी। मंथली ट्वाइस अ मंथ या एवरी 6 मंथ बाद जाके जो है उनके टेस्ट हो रहे होंगे, स्पेशली रिलेटेड टू द डिजीज़ दोज पेरेंट्स रिपोर्टेड सम डिजीज़। तो फिर उन्हीं पेशेंट्स के जाके या उन्हीं लोगों के जाके बार बार टेस्ट हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है, आराम से वो जाते हैं और वहाँ पे जाके स्क्रीनिंग कर लेते हैं। उनके डेटाबेस में पता होता है कि आप कितनी एज हो गई होगी, कौन सी एज के अंदर कौन सी डिजीज़ डेवलप हो सकती है, कौन से रीजन के अंदर ये ज़्यादा है। तो पब्लिकली ईज़िली जो है वो स्क्रीनिंग हो जाती है। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट नहीं होते। दूसरा ये हो रहा होता है कि हर कोई अपनी सेल्फ मेडिकेशन ले रहा होता है, कोई प्रॉपर डेटाबेस नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस कॉलोनी के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिनके साथ कोई जेनेटिकली डिजीज़ एसोसिएटेड है, ठीक है, हमें नहीं पता होगा। लेकिन वेस्ट के अंदर सब पता होगा कि अगर 30 घर हैं एक कॉलोनी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, 30 में से अगर 22 वहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे जो कि डोमिनेंट फैक्टर्स होंगे कि जिनकी जो डिजीज़ रिपोर्ट हो गई होगी, तो उनको सब पता होगा कि वो बार बार 22 घरों को जो है ना वो वॉच कर रहे होंगे, उनकी जनरेशन को, उनकी ऑफिस स्प्रिंग को। तो वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। और बेसिकली पॉपुलेशन स्क्रीनिंग क्या होती है? टू मेक प्री सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। कोई सिम्टम नहीं है तो सिम्टम्स आने से पहले आप डायग्नोस कर रहे होते हो। डायग्नोसिस फॉर अरेस्टिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ सच डिजीज़ बाय टाइमली प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, ताकि आप जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सको। आप देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि वेस्ट की बात मैं कर रही हूँ कि 22 घर हैं, 22 घरों में से 10 घर ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक लेवल के ऊपर है। उनके टेस्ट वगैरह स्क्रीनिंग होती रहती है और वहाँ पे पता लगा कि इनका जो HbA1c है जो कि डिटेक्ट करता है स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ को, वो 5 या 5.5 आ रहा है, विच इज़ शोइंग कि प्री डायबिटिक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करेंगे कि आपने जो है ना बिल्कुल मीठा बंद कर देना है, आपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। वो इसलिए मॉडिफाई करना है क्योंकि आप प्री डायबिटिक स्टेज पे आ चुके हो, आपकी जो है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। या अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से जो है, फॉर एग्जांपल अगर 130 कोई रिपोर्ट कर रहा है, जब उनके चेकअप्स होते हैं जीपीज़ के पास, तो वो 130 पर ही क्या कर देंगे, सोडियम इंटेक बंद कर देंगे, लोप्रीन स्टार्ट करवा देंगे, या बिल्कुल प्री एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है बिल्कुल लो लेवल की होती है वो आपकी स्टार्ट करवा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत अच्छी सी स्क्रीनिंग हो जाती है, प्रिवेंशन भी हो जाती है। तो ये सारी की सारी ये चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं और आप उसको ट्रीट कर सकते हैं? ऑब्वियसली वही जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलर्स होते हैं जेनेटिक जो कि आपसे बात करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज विद जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, वो आपसे बात करते हैं, वो आपको आगे आने वाले वक्तों के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को थैलेसीमिया है और वो किसी थैलेसीमिक पेशेंट से शादी करता है, तो प्रोस्पेक्टिवली वो लोग क्या आगे आने वाले वक्त के बारे में बताएंगे कि अगर 2 लोगों की शादी हुई तो आगे जाके जो ऑफिस स्प्रिंग है उसमें थैलेसीमिया की जीन्स आ जाएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। या वो पास में जाके आपको दिखाएंगे कि जिन लोगों ने शादी कर ली थैलेसीमिया की वजह से, आज आप उनका हाल देखें, उनके बच्चों को देखें, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। तो जेनेटिक काउंसलर जो है वो आपको बता रहा होता है। जैसे कि कज़न मैरिजेस से वो आपको बता रहा होता है कि आपने कज़न मैरिज नहीं करनी, और वहाँ पे जो है डिजीज़ फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि फैमिली टू फैमिली रन कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, फिर आपकी ऑफिस स्प्रिंग के लिए ख़तरा हो सकता है। एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं काउंसलिंग की? आपने हिस्ट्री ली जब आपके पास आ रहे हैं,
उसके बाद बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन, आपने देखा बैकग्राउंड में किस किस को प्रॉब्लम है, क्लिनिकली डायग्नोज है यानी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की, ठीक है। और उसके बाद आपने कैलकुलेशन की कि भाई कितना टाइम में कौन सी डिजीज़ जो है प्रोग्रेस हो सकती है। उसके बाद आपने काउंसलिंग शुरू कर दी कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ भी टेस्ट नहीं होते, डायरेक्टली जो शादियाँ हो जाती है। थैलेसीमिया इसलिए हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है। फॉलोअप्स भी प्रॉपर होते हैं वेस्ट के अंदर, बट यहाँ पे प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं होते। रीचिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस करते हैं वो लोग, फिजिकली एंड क्लिनिकल कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर हो गया। कुछ आप किस तरह की डिजीज़ होती है जिसमें फिजिकली क्लिनिकली एग्जामिनेशन से वो चीज़ प्रूव हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको साइटोजेनिक जो है ना वो देना पड़ता है, आपकी जीन्स के अंदर आपके जो साइटोप्लाज्म है उससे कंटेंट लेने के बाद वो कम्प्लीटली एनालिसिस कर रहे होते हैं, या रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के बेस पे कर रहे होते हैं, लेबॉर्ट्री बेसिस पे या डीएनए बेसिस के ऊपर। तो दीज आर द वेज। आपको क्या पता होना चाहिए कि एसेंशियल कंपोनेंट कौन से हैं आपकी काउंसलिंग के, और आप किस तरह से एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हो, आपको क्या इंपॉर्टेंस है फैमिली हिस्ट्री इन सारी चीज़ों की। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आता है वो कहता है मैं इस बंदी से शादी करना चाहता हूँ, तो जेनेटिक काउंसलर क्या बताएगी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद कि इस गर्ल के प्रीवियसली ये डिज़ीज़ आ रहा है और आपके भी ये डिज़ीज़ आ रहा है। अगर आप लोगों की शादी होती तो आप लोगों की जो न्यू ऑफिस में आपकी जनरेशन है उसमें हाई फैक्टर्स मौजूद होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा आपके लिए भी आगे जाके प्रॉब्लमेटिक। तो वो सारी के सारे आपको गाइड कर रहे होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ रिकरेंस रिस्क फैमिली, अप्लाइंग वेरियस रिस्क कैलकुलेशन, सारी की सारी ये चीज़ें कर रहे होते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जेनेटिक है जिनका नाम है जॉर्ज जॉन मेंडल, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से, रिस्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं, न्यू डेवलपमेंट, डिजीज़ कोर्स, ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी, आप क्या कर सकते हो किसके अगेंस्ट, सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर चली जाती हैं। दैन फिर आपका आता है डिसीजन मेकिंग, नॉलेज ऑफ डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, रिकरेंस की कितने आपके पास किस तरीके से हो सकती है, अवेलेबल आपके पास ऑप्शन क्या है, फैमिली प्रेशर तो नहीं है, रिलीजियस बिलीव भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जब क्लिनिकल काउंसलर आपको जो है वो डील कर रहा है तो वो सारे इन फैक्टर्स को अपने नज़र में रखने के बाद डील करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा बहुत मतलब रिलीजियस बिलीफ के साथ आता है, वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ों को नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है, ये सब कुछ ऊपर वाले की, नो डाउट अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, लेकिन दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। तो रिलीजियस बिलीफ भी एक फैक्टर आ जाता है। सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस कि भाई वो कहता है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आपने बोला थैलेसीमिया किसी को डायग्नोस किया तो आपने बोला कि यू हैव टू गो फॉर फैमिली प्लानिंग। एक बेबी हो गया जिसमें थैलेसीमिया का स्ट्रॉन्ग फैक्टर है बिकॉज मदर एंड फादर हैव द स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, तो अब आपने सेकेंड और थर्ड को प्लान करने आपने नहीं करना बिकॉज इसी तरह से ये डिज़ीज़ चलती रहेगी। बट अक्सर लोग होते हैं इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते और इसी तरह से डिज़ीज़ जो है वो फैलती चली जाती है। What is genetic therapy? Gene therapy means introduction of gene sequence into a cell with aim of modifying the cell behavior in a clinical relevant fashion. Used in many ways. अब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पता लग गया कि ये डिफेक्टिव जीन्स हैं, तो किस तरीके से इंट्राफीटल लाइफ के अंदर ही आपने सुना होगा सर्जरी हो गई और ये जो कंडीशन है ठीक कर दिया, या जिस तरह से आपने सुना होगा 2 बेबीज थे ट्विंस थे, उनका सर जुड़ा हुआ, तो इंट्राफीटल लाइफ के अंदर ही उन्होंने सर को कट कर दिया। मतलब बहुत सारी ऐसी आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है कि वो फीटल लाइफ के अंदर ही चीज़ों को करेक्ट कर देते हैं। किस किस तरीके से करेक्ट कर देते हैं, जीन म्यूटेशन हो रही है तो एबनॉर्मली जो है ना वो सेल डिवीजन हो रही है, क्रोमोसोमल डिवीजन हो रही है, तो उसको सेटल डाउन कर देते हैं। वो एबनॉर्मल सेल जो डेवलप हो गया है बड़े होने के बाद, मतलब अभी तो फीटल लाइफ है और अभी डोमिनेंट स्टेज अभी रेसेसिव स्टेज के अंदर जो छुपा हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने जो इन्हांस नहीं हुए, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसी लेवल पे किल कर दिया जाता है। बिकॉज अगर उसको रहने दिया जाएगा तो बेबी बॉर्न हो जाएगा और उसके बाद जो है वो जो रिसेसिव जीन है वो डोमिनेंट होने के बाद डिजीज़ करवा रही होती है, जिस तरह से हेपेटाइटिस वगैरह में हो रहा होता है। तो मॉडिफाई सस्पेक्टेबिलिटी, ये एक चीज़ होती है कि आप जो मॉडिफाई कर सकते हो। द जीन में बी इंट्रोड्यूस यूजिंग अ वायरस और बाय मीन ऑफ अ लिपिड और अ रिसेप्टर टारगेटिंग। जीन में बी इंट्रोड्यूस यूजिंग अ वायरस, नोट डाउन, और बाय मीन्स ऑफ अ लिपिड, और देखिए जो जीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है करेक्ट करने के लिए उसमें वायरसेस और लिपिड रिसेप्टर्स टारगेटिंग
जो है ना वो एजेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जीन करेक्शन हो जाती है। अच्छा, यूजेनिक्स क्या होता है? आइडिया ऑफ हेरिडिटी इम्प्रूवमेंट बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोपिगेटेड बाय द गैल्टन। ये एक बात बताई गई है, थ्योरी बताई गई है। कैन बी डिफाइंड एज इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज और रेस बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिव ब्रीडिंग की उन्होंने बात की इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल करके बताती हूँ। एक फैमिली में जीन्स अगर चल रही है डायबिटीज़ की, तो अब आपने इंटर कज़न मैरिजेस आपने नहीं करनी फैमिली के अंदर। आपने क्या किया, एक बंदा लिया फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे डायबिटीज़ रन कर रही, और दूसरी फैमिली से वो जहाँ पे डायबिटीज़ नहीं रन कर रही, अगर उन लोगों की शादी होती है, फिर जो ऑफिस पिंग बॉर्न होगी उसमें तकरीबन 70% चांसेस ऑफ डायबिटीज़ मोलाइटिस रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर सेम मैरिजेस होती है, सेम कज़न, तो 100% चांसेस जो है ना वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस तरीके से किया कि एनिमल्स लिए, ठीक है, फिर उनको ब्रीड करवाया, ब्रीड करवाने के बाद क्रॉस करवाया और देखा कि कितने लोगों को जो है वो डेवलप हो गई है डिजीज़ वगैरह। इसके अलावा इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, अप्लाई टू द एनिमल फॉर इंक्रीजिंग मिल्क एंड हैव बेटर क्वालिटी एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, मिल्क के लिए जो देते होंगे कुछ हार्मोन्स शायद, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, इम्प्रूविंग यील्ड ऑफ ग्रेन्स। इन्होंने क्या किया, फसलों के इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। जेनेटिक्स ने ये काम किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर डोमेन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है। और जेनेटिकली आपने बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। In short, what he did means he provided an idea. What idea? Providing an appropriate, suitable environment for genotype to express themselves fully. आप क्या प्रोवाइड करें, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जीनोटाइप, ताकि वो फुली जो है ना वो अपना काम कर सके। मेजर टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ, अपीयरेंस, बिहेवियर और वेलबींग। आप इन्वायरमेंट को बेहतर करें, आप इस तरीके के हालात पैदा करें, आप अच्छी सर्विसेज पैदा करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ रिकमेंडेशन क्या है। इस तरह की आप सूटेबल इन्वायरमेंट पैदा करें, आप डिज़ीज़ फ्री इन्वायरमेंट पैदा करें। और सूटेबल इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा कि ये जो जीन्स हैं जो डेवलप हो रही है वो नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वायरमेंट सेडेटरी लाइफस्टाइल गुजारने का है, आपने उस इन्वायरमेंट को चेंज करना है, न्यू डेवलप करवाना है, बहुत अच्छी सी हेल्थी लाइफस्टाइल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिजीज़ डेवलप हो रहे हैं उनके रिड्यूस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे अपनी चीज़ देखनी है, जेनेटिक सर्विसेज के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। MTPTC, पेंडेंट एंटीनेटल क्लिनिक्स आप कर सकते हो। इम्यूनाइजेशन के आप वेज बता सकते हो। एंटीनेटल क्लिनिक्स आपने इस्टेब्लिश करनी है कि किस तरीके से क्या आप डिटेक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्शंस के रूल्स बताना है फॉर फैमिली प्लानिंग। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड वगैरह और ISTS प्रोग्राम। थैंक यू क्लास।